दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी गद्य की विविध विधाओं के परिचय के बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाएं कौन कौन सी हैं और किस गद्य विधाओं में लेखन कार्य हो रहा है, इस बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। इसीलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी है। विषय और परिस्थिति के अनुरूप ही शब्दों का सही स्थान निर्धारण और वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। तो वर्तमान में हिंदी गद्य साहित्य में निम्नलिखित विधाएं हम लोग देख पाते हैं। पहला तो है नाटक। नाटक को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है, नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते ही फिरते सप्रमाण रूप से अंकित किया जाता है। नाटक जीवन का संकेत ही नहीं वरन सजीव प्रतिलिपि है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। वस्तुतः नाटक अत्यंत ही प्राचीन विधा है। ईसा पूर्व 3री सदी में भी आचार्य भरत मुनि ने इस विधा को आधार बनाकर नाट्यशास्त्र लिखा था। अब हम बात करते हैं उपन्यास के बारे में। तो उपन्यास शब्द इस उप अर्थात समीप और न्यास अर्थात थाती से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। साहित्य के संदर्भ में वह कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही कहानी है, उपन्यास कहलाने योग्य है। अंग्रेजी में नॉवेल शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है। गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी, बांग्ला में और हिंदी में उपन्यास इसी नॉवेल के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। हम बात करते हैं निबंध के बारे में। तो निबंध जो है यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। यह निबंध शब्द के निकटतम पर्यायवाची शब्द लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, ऐसे और आलेख आदि हैं। प्राचीन संस्कृत परंपरा में तार्किक व्याख्या, टीका, भाष्य, समीक्षा, सूत्र आदि से उपज कर निबंध साहित्य का विकसित रूप होना स्वीकार किया गया है। लेकिन हिंदी में निबंध संस्कृत की प्राचीन परंपरा से नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से आया हुआ है। इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। कहानी। हम बात करते हैं कहानी के बारे में। तो कहानी क्या है, इस विषय पर विचार करते हुए कई लेखक भावुक हो जाते हैं। बाणभट्ट ने लिखते हैं, कहानी एक प्रकार की एक ऐसी बातचीत का सिलसिला है जो नौ दंपति के बीच में अंतरंग होती है। जैसे नई बहू अपने आप अपने भीतर के रंग से रंग कर सैया पर आती है, वैसे ही कहानी जब कहने के सरल ढंग के कारण हृदय तक पहुंचाती है और तभी वह मनोरम होती है। तभी उसमें नववधू का सा कुतूहल भाग भरा राग होता है और हृदय स्पर्शिता आती है। माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, कहानी विश्व का स्वाभाविक साहित्य है। नन्हे से छौने को माँ गोद में लेकर जो पहली वस्तु समझा पाती है वह होती है कहानी। हम बात करते हैं एकांकी। तो एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। प्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क जी ने एकांकी के लिए 3 बातें आवश्यक बताई हैं। पहला, आकार एवं समय की तुलना, अभिनयशीलता, रंग संकेतों की स्पष्टता। एकांकी के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, कहानी की भांति नाटक भी एक घटना, एक परिस्थिति और एक उद्देश्य से बनता है। एकांकी किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावादी युग से माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की रचना भी की है। हम बात करते हैं रिपोर्टाज के बारे में। तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, जिस रचना में
वर्ण विषय का आंखों देखा एवं कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय के तार झंकृत हो जाएं और वह उन्हें भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट में केवल यथा तथ्य वर्णन होता है। रिपोर्टाज में तथ्यों को कलात्मक एवं भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। इस रचना विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवधान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से मानी जाती है। हम बात करते हैं आलोचना के बारे में। तो आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार देखना। भली प्रकार देखने से किसी वस्तु के गुण दोष प्रकट हो जाते हैं। आलोचना के लिए समीक्षा शब्द भी प्रचलित है, इसका भी लगभग यही अर्थ है। हिंदी में आलोचना शब्द के अंग्रेजी क्रिटिसिज्म शब्द का पर्याय बन गया है। भारतीय काव्य चिंतन के क्षेत्र में सैद्धांतिक या शास्त्रीय आलोचना का विशेष महत्व रहा है। हमारा यपश अत्यंत समृद्ध और पुष्ट है। हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का आरंभ भारतीय युग में बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से माना जाता है। आगे चलकर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन आदि ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया। हिंदी की आलोचना का उत्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियों के प्रकाशन से मान्य है। आचार्य शुक्ल के बाद गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा की हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम बात करते हैं साक्षात्कार के बारे में। तो साक्षात्कार भी एक प्रतिस्थापित विधा है। इसके लिए इंटरव्यू, भेंट वार्ता, अंतरंग वार्ता, परिचर्चा आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है। अब बात आती है डायरी के बारे में। तो डायरी साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों एवं विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी लिखते हैं। डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षण, अनुभवों एवं कार्यों का ब्यौरा लिखा जाता है। इसमें निजी विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है। डायरी में अपनापन होता है, इसलिए इससे उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। यात्रा वृत्तांत में हम पाते हैं कि यात्रा वृत्तांत एक छोर निबंध को और दूसरा छोर संस्मरण को स्पर्श करता है। यात्रा वृत्तांत बहुत समय से लिखे जाते रहे हैं। फहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इब्न बतूता, अलबरूनी, मार्क पोलो आदि ने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा है। यात्री को यायावर, घुमक्कड़ और बंजारे भी कहा जाता है। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत को भी साहित्य में स्थान मिला है। यहाँ यात्री अपने यात्रा विवरण में यात्रा के प्रभावों, प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता चलता है। हम बात करते हैं गद्य गीत या गद्य काव्य के बारे में। तो गद्य गीत में भक्ति, प्रेरणा, करुणा आदि भावनाएं छोटे छोटे कल्पना चित्रों के माध्यम से अनुयोक्ति या प्रतीक पद्धति पर व्यक्त की जाती है। अनुभूति की सघनता, भावानुकूलता, संक्षिप्तता, रहस्यमयता और सांकेतिकता के माध्यम से श्रेष्ठ गद्य गीत की विशेषताएं होती हैं। हिंदी में गद्य गीतों का प्रारंभ राय कृष्णदास के साधना संग्रह के प्रकाशन से होता है। इसके बाद योगी हरि का तरंगड़ी संग्रह प्रकाशित होता है। ये दोनों कृतियां द्विवेदी युग की सीमा में आती हैं। इसके बाद छायावादी युग में गद्य गीतों की रचना अधिक हुई है। राय कृष्णदास और योगी हरि के अतिरिक्त चतुर सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, गेप, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी गद्य गीतों के क्षेत्र में अच्छे प्रयोग किए हैं। हम बात करते हैं आत्मकथा के बारे में। तो स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहा जाता है। अर्थात जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक एवं साहित्यिक तरीके से स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का दर्शन कर सके। अब बात करते हैं जीवनी के बारे में। तो जीवनी आत्मकथा से थोड़ा भिन्न है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहा जाता है। आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की कथा होती है। अर्थात व्यक्ति विशेष की जीवन की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जीवनी है। जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ पाता है, जबकि जीवनी की चूक को बहुत सारे लोग जान पाते हैं या जान जाते हैं। हम बात करते हैं पत्र साहित्य के बारे में। तो पत्र साहित्य जब लेखक अपने किसी
मित्र, परिचित या अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपने सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उचित आदर, सम्मान, स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर मात्र सूचना, जिज्ञासा या समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा करता है, तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। पत्र नितांत निजी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजे जाने वाले पत्र प्रायः सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर लिखे आते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते और मात्र दो व्यक्तियों के बीच की वस्तु होते हैं। हम बात करते हैं संस्मरण एवं रेखाचित्र के बारे में। तो संस्मरण, रेखाचित्र या आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा कहाँ तक जा मिलती है और कहाँ अलग हो जाती, कहाँ नहीं जा सकता। संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी मिलते हैं और रेखाचित्रात्मक संस्मरण भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा के गद्य लेखन में कभी कभी यह नियत करना कठिन हो जाता है कि उनकी अमुक रचना रेखाचित्र है या संस्मरण, फिर भी दोनों में अंतर है। रेखाचित्र में जहाँ चित्र का महत्व अधिक होता है और संस्मरण में स्मृति का। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है और रेखाचित्र में अतीत की अनिवार्यता नहीं होती। संस्मरण लेखक निजी संबंधों एवं अनुभवों को आधार बनाते हैं और रेखाचित्र में ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं होती है। हम बात करते हैं व्यंग के बारे में। तो हिंदी की इस विधा को अंग्रेजी में सटायर कहा जाता है। मानव चरित्र की दुर्बलताओं को उजागर करते हुए उन पर प्रहार करना और समाज के खोखलेपन का पर्दाफाश करना ही व्यंग का मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रसिद्ध व्यंग लेखक जोनाथन स्विफ्ट ने व्यंग के विषय में लिखा है, व्यंग ऐसा आईना है जिसमें दूसरों को देखते हुए लेखक अपने मुख को भी प्रतिबिंबित करते हुए देखता है और एकांत में मुस्कुरा उठता है। तो इस प्रकार हम इस लेख में आज जीवन की संकुलता एवं मानवीय संबंधों की जटिलता के कारण अनेक छोटी छोटी गद्य विधाओं के विकसित होने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही गद्य शैली में विविधता और उसकी अभिव्यक्ति भंगिमा में अनेक रूपता आई है। हिंदी गद्य यथार्थवादी हुआ है, उसकी शब्द संपदा में निरंतर वृद्धि हो रही है, वाक्य रचना में लचीलापन आया है, आज और ब्राह की विराटता और आंतरिक जीवन की गहनता, जटिलता और सूक्ष्मता को व्यक्त करने में समर्थ हुआ है। यह हिंदी गद्य के सशक्त और समृद्ध होने का शुभ लक्षण है। तो इस प्रकार हम इस लेख में हिंदी गद्य के विविध विधाओं, जिनमें व्यंग है, संस्मरण रेखाचित्र है, पत्र साहित्य है, जीवनी है, आत्मकथा है, हिंदी गद्य में हिंदी गद्य गीत या हिंदी गद्य काव्य है, यात्रा वृतांत है, डायरी है, साक्षात्कार इंटरव्यू है, आलोचना है, समीक्षा जिसे कहा जाता है, रिपोर्टाज है, एकांकी, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक जो कि प्रमुख हैं। सभी गद्य विधाओं का परिचय हम लोग जान पाए संक्षिप्त में। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहाँ पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आपके विषय अध्ययन से संबंधित यदि आपको और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो hindikunj.com को विजिट करें, वहाँ आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।